नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो यूपी टीजीटी संस्कृत एग्जाम 2023-22 के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आजकल हम लोग संस्कृत प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय सोपान संधि प्रकरण यानी संधि विचार लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग अगर उसका वीडियो न देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिए हैं, उसका लिंक ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं। व्यंजन संधि में चर्तो संधि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका सूत्र खरीचा है दोस्तों। बेसिक और सरलता दोनों के साथ यानी बाबूराम सक्सेना और बेसिक के साथ हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन 8:30 बजे इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, और जो हमारे नए साथी हो वो उनसे वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे दोस्तों। और आज का मोटिवेशन कोड है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अपने ही अनुभव से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आदमी जब तक जिंदा रहता है सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ अनुभव मिलता ही रहता है। और अपने अनुभव से तो आदमी हमेशा जब तक जीवित रहता है सीखता ही है। दूसरों की गलतियों से सीखना जो है, गलतियों से सीखना सीखो दोस्तों। कि दूसरे जो लोग गलती करते हैं अपने करियर के साथ, अपने ज़िंदगी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो उनका क्या नतीजा होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और बेसिक के आधार। नमः संस्कृताय दोस्तों, आइए हम लोग आज फिर से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें संस्कृत टीजीटी के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग संधि द्वितीय सोपान संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। संधि प्रकरण में स्वर संधि को हम लोग का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग हल संधि का अध्ययन कर रहे हैं, जो ये चौथी संधि हमारी है चर्तो संधि है दोस्तों। तो चर्तो संधि का अध्ययन आइए हम लोग बिना देरी किए हुए फटाफट इसका अध्ययन करते हैं। इसका सूत्र है खरीचा। क्या खरीचा सूत्र है दोस्तों किसका? ये चर्तो संधि का सूत्र खरीचा है, जो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 55 नंबर सूत्र है। क्या दोस्तों? 55 नंबर सूत्र है। तो आइए देखते हैं। हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि यानी हल संधि को देखते हैं, जो चर्तो संधि है। सूत्रार्थ है। सूत्र का अर्थ क्या है कि यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर हो जाएगा। क्या? यदि झल प्रत्याहार के स्थान पे झल क्या है? एक प्रत्याहार है। क्या है दोस्तों? एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो उसके स्थान पे, झल के स्थान पे, इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। अब चर क्या है और झल क्या है, खर क्या है, इन सब का अध्ययन हम लोग देखते हैं। कि झल क्या है तो बता दें दोस्तों कि झल एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो ये वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो वर्ग का प्रथम का अर्थ जैसे क, च, ट, त, प हो गया। उसके बाद जो है द्वितीय में ख, छ, ठ, थ आ जाता है दोस्तों। तृतीय में जब, ग, ड, द आ जाता है। उसके बाद ये तीनों श और ह है। तीनों श का मतलब ये तालव्य श और मूर्धन स, दंती स और ह, ये सभी आ जाते हैं किसमें? झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत खर आए। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आता है खप, चटत, चटता और ससर, इतने आते हैं। तो ये वर्ण आए तो उसके स्थान पर चर हो जाता है। क्या? उसके स्थान पर चर हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे तालिका के माध्यम से समझते हैं हम लोग। झल, झल के अंतर्गत आता है झ, भ, घ, ढ, ध, जब, ग, ड, द, खप, छठत, चटत, कप, श, ह, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। झल प्रत्याहार के बाद खर हो। क्या? खर प्रत्याहार है जिसमें वर्ण के प्रथम, द्वितीय वर्ण आए और श आए। यानी खर प्रत्याहार में खप, छठत, चटत, चट और कप, श है। ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये खर प्रत्याहार हो गया, झल प्रत्याहार हो गया। तो झल प्रत्याहार के बाद जो होता है, क्या? झल प्रत्याहार के बाद खर आए तो उसके स्थान पर चर हो जाता है। तो चर में कौन कौन से
वर्ण आते हैं, इसे देख लेते हैं। खरी च सूत्र का संपूर्ण अर्थ करने के लिए झलाम और चर की अनुवृत्ति की जाती है। झलाम चर की अनुवृत्ति कैसे की जाती है, ये देखिए। खर चर चर आदेश हो जाता है, जैसे क ख ग घ और च छ ज झ और ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ म। इतने वर्ण के बाद ये खर आए तो खर के बाद क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट हो जाएगा, त हो जाएगा, प। तो चर के अंतर्गत क जो है वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, क च ट त प, ये आते हैं दोस्तों। क का उच्चारण स्थान जो है होता है कंठ होता है। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। दंत का उच्चारण स्थान त का दंती होता है और प का ओष्ठ होता है। क्या, प का ओष्ठ होता है। तो झल हमारा क्या है, स्थानीय है और आदेश, उसके स्थान पर आदेश जो है चर है और उसके बाद परसवर्ण जो खर है, क्या है, परसवर्ण जो खर है। तो ये देखिए क ख ग घ घ के बाद ख फ छ ये वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। और च छ ज झ के बाद ट ठ थ च आए तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ट ठ ड ढ ड़ के बाद मूर्धा त थ द और क आएगा तो ट हो जाएगा। और त थ द ध के दंत के बाद श प और स आएगा तो ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद प फ ब भ के बाद स आएगा, जो दंती स है तो आएगा तो क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। तो आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे चर की अनुवृत्ति कैसे आती है। तो ये जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत के बाद खर प्रत्याहार आए तो चर आदेश हो जाएगा। चर के अंतर्गत क च ट त प आते हैं। क्या, क च ट त प आते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। उदाहरण क्या है, तो स के स्थान पर स आदेश होगा। क्या, यानी जो है इस स के स्थान पर ये वाला स और मूर्धन के बाद मूर्धन और सफेरा वाले के बाद सफेरा, यानी दंती के बाद दंती, तालब के बाद तालब और दंती के बाद दंती और मूर्धन के बाद मूर्धन्य श आएगा। वो कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो हमारा पहला उदाहरण है जो सद प्लस कार, सद प्लस कारह का। तो सद के स्थान पर त हो गया है। क्या, त हो गया, क्योंकि वहाँ खर में जो हमारा खर प्रत्याहार है तो खर प्रत्याहार में पहला क, उसके बाद च, उसके बाद ट, उसके बाद त और उसके बाद प, इतने ही वर्ण आएंगे। तो यहाँ देखिए द आया है तो द के स्थान पर क्या हो गया, त हो गया है। तो यहाँ पे त हो गया है तो क्या बन गया, सत्कार, क्योंकि त आधा है तो ये भी त हो गया है। बाद में कार है यानी क है, तो क जो होता है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आया है। क्या, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आया है। तो जो है द के स्थान पर त हो गया है तो सद प्लस कारह के बाद सत प्लस कारह तो सत्कारह बन गया है। दूसरा उदाहरण सद प्लस पात्रम। क्या, सद प्लस पात्रम, पात्रम भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ये चर हो गया है, यानी द के स्थान पर त हो गया है तो सत पात्रम हो गया। क्या, सतपात्रम हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा उदाहरण क्या, दिक प्लस पालह, दिक प्लस पालह तो ग के स्थान पर क हो गया है, यानी चर हो गया है। तो चर के अंतर्गत का आएगा तो ये दिक्पाला रूप बना है। क्या, शब्द बना है दिक्पाला। उसके बाद है चौथा उदाहरण भेद प्लस तुम, भेद प्लस तुम। तो भेद के द के स्थान पर त हो गया है तो तुम, भेद तुम बन गया। क्या, भेद तुम बन गया है। अगला उदाहरण है पांचवा उदाहरण, देखिए दोस्तों, देखते हैं छेद प्लस तव्यम। क्या, छेद प्लस तव्यम बना है तो छेद के द के स्थान पर त हो गया है, क्योंकि द जो है स्थानीय है और आदेश क्या हुआ है, त हुआ है। तो तव्यम, फिर बाद में तव्यम है तो छेदतव्यम बना है। क्या, छेदतव्यम रूप बना है। उसके बाद अगला उदाहरण यानी 6 नंबर उदाहरण है लिभ प्लस सा। क्या, लिभ प्लस सा है तो लिभ के भ के स्थान पर प हो गया है। प क्या है, चर हो गया है दोस्तों। तो ये भ जो है वो स्थानीय है और आदेश क्या हुआ है, प हुआ है। तो सात लिप्सा, क्या रूप बना है, लिप्सा शब्द बना है। उसके अगला उदाहरण अच्छा ये तो देख लिए सतपाला दिक्पाला। ये देखिए सत्कारह और सतपात्रम और दिक्पात्रम ये सब हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अनुस्वार संधि है। ये बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग जो है देखते हैं बाबूराम सक्सेना के आधार पर खरी च सूत्र से।
तो ये देखिए यहाँ पे नीचे खरी च सूत्र दिया है जो 8 4 55 नंबर सूत्र है। क्या 8 4 55 नंबर सूत्र है, ये खरी च सूत्र है। और 2 सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। वसाने यानी वसाने सूत्र को, यानी जो 56 है, 55 नंबर, 55 और 56 नंबर दोनों जो सूत्र हैं एक ही जो है वाक्य का करते हैं विधान। तो इन दोनों सूत्रों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खरी च को देखते हैं। तो खरी च, ये देखिए यहाँ से 18 नंबर जो सूत्र है वो खरी च है। तो खरी च क्या कह रहा है कि झल झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन यानी इयं गणनम यानी मंगड़न को तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़कर, क्या इयं गणनम अंतस्थ अनुनासिक वर्णों को छोड़कर क्या कह रहा है कि किसी व्यंजन के उपरांत यदि खर अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्ति व्यंजन के स्थान पे चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम चर क्या है, उसी वर्ग का प्रथम हो जाता है। परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं आता है तब उसके स्थान पर प्रथम अथवा तृतीय वर्ग हो जाता है, प्रथम अथवा तृतीय वर्ग हो जाता है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ये देखिए भल, ये झल प्रत्याहार है। क्या झल प्रत्याहार? तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत अभी हम लोगों ने देखा है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, बेसिक जब पढ़ रहे थे। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने वर्ण हैं वो अर्थात अनुनासिक, ये जो अनुनासिक व्यंजन को छोड़ दिया, अनुनासिक और अंतस्थ, अनुनासिक अंतस्थ को छोड़कर किसी भी व्यंजन के उपरांत यदि खर अर्थात खर का मतलब होता है क ख और च छ ट ठ त थ प फ में से कोई भी वर्ण आए, कोई भी इन सब में से इतने में से कोई भी वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, उस व्यंजन के स्थान पर चर हो जाएगा। चर अर्थात यानी क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट हो जाएगा, त और प हो जाएगा। यानी इन 5 व्यंजन हो जाएंगे उसके स्थान पर, किसके, इन 10 व्यंजन के स्थान पर ये 5 व्यंजन हो जाएंगे। कब? जब झल प्रत्याहार का वर्ण पहले हो और बाद में खर हो तो उसके बाद चर हो जाता है। परंतु उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है तो उसके स्थान पर प्रथम वर्ण यानी क और तृतीय वर्ण यानी ग में से कोई भी वर्ण हो जाएगा। जैसे ये देखिए कि भयाद में यहाँ त है तो यहाँ देखिए द दिया है, द तो वर्ण का प्रथम तृतीय चतुर्थ दिया है तो यहाँ द दिया है तो द के स्थान पर क्या हो गया है, त हो गया है। द के स्थान पर भी हम लोग वहाँ देख रहे थे तो भयात हो जाएगा। क्या? भयात प्लस करोति, तो यहाँ पे देखिए आधा त दे रहा है तो भयात करोति हो जाएगा। उसी तरह अगला उदाहरण है सुहृद क्रीडति, तो यहाँ सुहृद क्रीडति है। और वृक्षात पतति, तो वृक्षात पतति है। वाग प्लस वागत, वाग का वाग हो गया है और रामात का रामाद हो गया है। क्या? रामात का रामाद हो गया है। अगला ये जो वावसाने सूत्र कह रहा है तो वावसाने सूत्र इसी में है दोस्तों। और ये अगला सूत्र हमारा सचोटी जो छत्व संधि है, छत्व संधि का है, तो इसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। तो बस आज यहीं तक, बस एक संधि को हम लोगों ने सिर्फ चतुः संधि के बेसिक को और चतुः संधि बाबूराम सक्सेना के आधार पर इसका अध्ययन किया है। अगली संधि में, अगले भाग में, अगले वीडियो में हम लोग छत्व संधि और मोह अनुस्वार संधि दोनों यानी अनुस्वार संधि और छत्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए। और जो हमारे नए साथी देख रहे हों तो उनसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप लोगों के पास आसानी से पहुँचे और आप लोग अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करें और इसका लाभ उठाएँ दोस्तों। ना ही कोई इसमें फीस है न कुछ है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, देखना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।